नमस्कार। अब वक्त है हमारी खास पेशकश का। 2 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। इतिहास की किताबें कहती हैं कि इंदिरा की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए की गई थी। इंदिरा गांधी ने चरमपंथी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का आदेश दिया था। आज हम आपको 30 साल पहले की वो हकीकत बताएंगे जब देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए चैलेंज बन गया था भिंडरावाले। वो एक धर्म गुरु था, लेकिन हाथों में तीर तलवार लेकर चलता था। वो 24 घंटे खतरनाक हथियारों से लैस दस्ते से घिरा रहता था। उसकी हिफाजत में तैनात दस्ते के पास ऐसे ऑटोमेटिक और अत्याधुनिक हथियार थे जो पुलिस वालों के पास भी नहीं थे। काफी भयानक आदमी लगता था। वो बहुत कम बोलते थे और बड़े जोर से बोलते थे। दर्शन बरसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। वो अमृतसर में बैठकर दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रहा था। वो किसी निरंकुश तानाशाह की तरह एक समानांतर सरकार चला रहा था। Bhindranwale had become state within the state. उसने देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था। उसके दहशत को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फौज बुलानी पड़ी थी। वो था जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाला वो शख्स था जिसने करीब 30 साल पहले दिल्ली की सत्ता हिला दी थी। उस दौर में पंजाब की पूरी सियासत भिंडरावाले के इर्द गिर्द घूमती थी। सतगुरु के सामने बंद करवा के कहने को तो भिंडरावाले एक धर्म गुरु था, लेकिन मजहब की बात करते करते नफरत की बात भी कर लेता था। हक लैण दी नौजवानों को प्रेरणा करनी। लोग उसे संत जी के नाम से पुकारते थे, लेकिन वो अमन और भाईचारे के बजाय कट्टर पंथ फैलाता था। एक हार्ड लाइनर अपने आप को कहता था और हार्ड लाइनर बिहेव करता था। इसकी कई लड़ाइयां, कई झड़पें हुई हैं सरेआम। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने बंदूक के दम पर अपनी हुकूमत कायम की थी। आरोप लगे कि उसने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल को उग्रवादियों के अड्डे में तब्दील कर दिया था। इतनी भरमार थी हथियारों की, जिसमें एंटी टैंक हथियार भी शामिल था। एक ग्रेनेड की फैक्ट्री थी अंदर। उसके सामने पंजाब पुलिस बेबस थी। पुलिस के बड़े बड़े अफसर उससे डरते थे। जिसने भी उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत की, वो जिंदा नहीं बचा। क्या आईएएस अफसर को, आईपीएस अफसर, दूसरे तीसरे जितने भी थे, ये सब इनके पास आते थे, मिलते थे आके इनको। मेरे नाम तक खबरां छपन, लीडरां दे नाम तक खबरां छपन। उसे अपनी मुखालिफत बर्दाश्त नहीं थी। जो पत्रकार अखबार में उसके खिलाफ कुछ लिख देता था, उसे गोली मार दी जाती थी। जब उन्होंने उल्ट पुल्ट लिखना शुरू कर दिया शख्सियत के ऊपर, उन्होंने चेतावनी दी, पर नौजवानों ने उनका कत्ल कर दिया। भिंडरावाले भारत को तोड़ने की बात करता था। वो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ खतरा बन गया था। कहता नहीं, मैं खालिस्तान नहीं, लेकिन अगर मुझे दे दिया तो ठीक सही है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। उसने एक धार्मिक स्थल को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया था।
उसका मुकाबला करने के लिए आर्मी को टैंक उतारने पड़े थे। 80 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाले देश के सबसे विवादित नाम था। पंजाब की सियासत में भिंडरावाले का कद एक वक्त में मंत्री और मुख्यमंत्री से भी ऊंचा हो गया था। पंजाब में भिंडरावाले की हाँ या ना से ही फैसले होने लगे। इतना दबदबा बन गया था कि पंजाब में गवर्नमेंट नाम की गवर्नमेंट थी। जरनैल सिंह भिंडरावाला असल में क्या था? क्या वो एक धर्म गुरु था? क्या वो सियासी शतरंज पर मोहरे बिछाने वाला खिलाड़ी, या फिर बंदूक की ताकत के नशे में चूर एक अलगाववादी? भिंडरावाले की शख्सियत को समझने के लिए उसकी जिंदगी के अंदर झांकना बेहद जरूरी है। जरनैल सिंह भिंडरावाले की कहानी शुरू होती है दमदमी टकसाल से। अमृतसर से 25 मील दूर पंजाब का एक ऐसा स्कूल जहां गुरबानी के पाठ की आवाज गूंजती है। शब्द कीर्तन सीखकर बच्चे बड़े होते हैं। दमदमी टकसाल में जरनैल सिंह भिंडरावाले जब बड़े हुए तो वो घर नहीं लौटे, यही रहने लगे। और जब दमदमी टकसाल के मुखी ज्ञानी करतार सिंह का देहांत हुआ तो उसके बाद भिंडरावाले को चीफ बनाया गया। वो साल 1977 था और भिंडरावाले की उम्र महज 30 साल थी। सरकार और मजहब के रहनुमा दोनों भिंडरावाले की चौखट पर खड़े थे। उसे बधाई देने के लिए खुद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और SGPC के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहड़ा आए। भिंडरावाले की ताजपोशी हो रही थी और मुख्यमंत्री खड़े थे। ये इत्तेफाक कहें या किस्मत, जब भिंडरावाले के हाथों में ताकत आई उस वक्त पंजाब समेत पूरे देश में सियासी उठापटक का दौर था। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई थी। दिल्ली में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पंजाब में अकाली दल और जनसंघ की गठबंधन सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने थे प्रकाश सिंह बादल। इंदिरा हार गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो 1977 से ही अगले चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई। पंजाब मामले में इंदिरा गांधी के बड़े सलाहकार थे ज्ञानी ज़ैल सिंह। ज्ञानी ज़ैल सिंह 1972 से 77 तक पंजाब के सीएम थे। मार्कटली के मुताबिक ज़ैल सिंह ने संजय गांधी को सुझाव दिया था कि वो अकाली दल को चुनौती देने के लिए एक नया चेहरा मैदान में उतारे, एक ऐसा चेहरा जिसकी ठोस धार्मिक पहचान हो और उस पहचान का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा सके। कांग्रेस की ये तलाश जरनैल सिंह भिंडरावाले पर जाकर खत्म हुई। कांग्रेस ने भिंडरावाले को बहुत मदद दिया। कांग्रेस सोचा कि अकाली दल सिख पार्टी है, इसलिए हमारे लिए एक सिख नेता होना चाहिए। 1977 में संजय गांधी ने अपने भरोसेमंद लोगों की एक टीम पंजाब भेजी थी। उस टीम ने दिल्ली लौटकर संजय गांधी को जिन 20 नामों की फेहरिस्त सौंपी थी उनमें एक नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले का। उसे बाकायदा इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट किया गया था। फिर इनको इंटरव्यू किया, उनको ये पसंद आया, ये खुद ही लाए उसको कि भाई। लेकिन वो पहले तो आहिस्ता आहिस्ता वो देखता, लेकिन जब उसने देखा मेरी मानता हो रही है तो फिर वो भी बदल गया। तो भिंडरावाले वाज द मैन, उसको खोजा। वाज द फाइंड ऑफ द कांग्रेस। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक भिंडरावाले दमदमी टकसाल के प्रमुख के तौर पर सिख धर्म के सरोकारों की बातें करता था। कांग्रेस ने इन मजहबी सरोकारों का सियासी फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आए तो कांग्रेस ही थे, कोई ऐसा सरदार लाओ जो के वो इसी अकालियों को उसी तरह करे, क्योंकि कांग्रेस तो एक मतलब कम्युनल बॉडी, सेकुलर, तो वो कह रहा था कि अंदर से। दिलचस्प है कि 1978 से पहले भिंडरावाले का नाम कभी किसी बड़े विवाद के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन जैसे ही उसके सिर पर कांग्रेस का हाथ पड़ा उसके तेवर ही बदल गए। पहली घटना 1978 में हुई। 13 अप्रैल 1978 को भिंडरावाले पहली बार सुर्खियों में आए थे। उस दिन अमृतसर के इसी मैदान में निरंकारियों की एक सभा हो रही थी। सिख समाज का एक बड़ा तबका निरंकारियों से नाराज था। आरोप है कि उसी गुस्से को बुलाने के लिए भिंडरावाले ने अपने समर्थकों को निरंकारियों के सम्मेलन को रोकने के लिए उकसाया था। उस दिन हुए खून खराबे में 15 लोगों की जान चली गई। भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने मामले को तूल दे दिया। आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भिंडरावाले को हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया।
पहला इंटरव्यू शायद मैंने ही किया था उनका। भिंडरावाले को तकलीफ थी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। ये भिंडरावाले के आदमियों को पकड़ लेते थे और उनको खूब पिटाई करते थे, जैसे अक्सर होता है हमारे देश में। धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का चीफ जर्नैल सिंह भिंडरावाले अब सियासी मंचों पर नजर आने लगा था। 1980 के चुनाव के दौरान पंजाब में कांग्रेस नेताओं के साथ उसकी नजदीकियों के चर्चे थे। बताया जाता है कि भिंडरावाले ने पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे थे। जब पॉपुलर हो गया, कांग्रेस उसको कैच करती रही टू यूज अगेंस्ट अकाली। 1980 की जो जनरल इलेक्शन हुई है उसमें ही मेड अपील टू वोट फॉर कांग्रेस। इश्तिहार लगे हैं वहाँ, उस वक्त लोगों के पास पड़े हैं, वोट फॉर RL भाटिया, ये बात कांग्रेस कैंडिडेट अमृतसर। गुरदासपुर से जनता पार्टी के उम्मीदवार प्राणनाथ लेखी ने तो खुलेआम आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भिंडरावाले एक ही मंच पर नजर आए थे। कांग्रेस ने हमेशा इस आरोप का खंडन किया, बल्कि इंदिरा गांधी ने तो एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वो भिंडरावाले को जानती तक नहीं थी। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद अगले 4 साल तक भिंडरावाले पंजाब की राजनीति में एक पैरेलल पावर सेंटर बना रहा। वो पर्दे के पीछे से पंजाब के सियासी तापमान को घटाता बढ़ाता रहा। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी कांग्रेस और अकाली दल की अंदरूनी राजनीति ने। ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त देश के गृह मंत्री थे और दरबारा सिंह पंजाब के CM। दोनों के बीच जबरदस्त गुटबाजी थी। आरोप है कि ज्ञानी जैल सिंह ने दरबारा सिंह के खिलाफ भिंडरावाले का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जैल सिंह एंड दरबारा सिंह वर हेड ऑन कलूजन। एक ये सारे क्राइसिस में एक ट्रेजेडी ये थी कि 2 लीडर लड़ रहे थे आपस में। अगर ये इकट्ठे होते तो शायद ये हादसा टल जाता। पंजाब केसरी अखबार भिंडरावाले की कट्टरवादी नीतियों की तीखी आलोचना करता था। पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण भिंडरावाले के खिलाफ खुलकर लिखते थे। 9 दिसंबर 1981 को जालंधर के नजदीक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। आरोप है कि कत्ल भिंडरावाले के हुक्म पर किया गया था। जब उन्होंने उल्ट पुल्ट लिखना शुरू कर दिया शख्सियत के ऊपर, उन्होंने चेतावनी दी, वो नहीं समझे। उनके बाद में उन्होंने स्पीच दी, स्पीच के ऊपर नौजवानों ने उनका कत्ल कर दिया। इतिहास की किताबें बताती हैं कि जैल सिंह की उसको खास मदद थी, वरना ये अपने हथियारबंद लोगों को लेकर लाला जगत नारायण की हत्या के बाद पूरे हिंदुस्तान में घूमा है अपनी फौज लेके। 20 सितंबर 1981 यही वो तारीख थी जब पंजाब पुलिस के हाथ पहली बार भिंडरावाले तक पहुंचे थे। लेकिन भिंडरावाले की गिरफ्तारी ने पंजाब से दिल्ली तक खलबली मचा दी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को पाकिस्तान में घुसते ही हाईजैक करने की कोशिश हुई। एक मालगाड़ी को पटरी से उतार दिया गया। 14 अक्टूबर 1981 को गृह मंत्री जैल सिंह ने संसद में बयान दिया कि लाला जगत नारायण हत्याकांड में भिंडरावाले के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद इंदिरा सरकार ने भिंडरावाले को छोड़ने का एक तरफा फैसला ले लिया। लाला जगत नारायण की हत्या में पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई भिंडरावाले की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। उसने पूरे सिस्टम को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि भिंडरावाले की रिहाई पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला था। भिंडरावाले के खिलाफ उस वक्त तक कई केस दर्ज हो चुके थे। इसके बावजूद दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के तत्कालीन प्रमुख संतोख सिंह की श्रद्धांजलि सभा में उसे गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के साथ देखा गया। हालात खराब होते गए, हालात खराब हो गए और इसको बिगाड़ने में, ज्यादा हालात बिगाड़ने में कांग्रेस का हाथ था, जिसमें इंदिरा गांधी शामिल थी। अपना दबदबा बढ़ाने के लिए भिंडरावाले ने अपनी टीम बना ली थी। उसमें 2 लोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद थे। अमरीक सिंह को भिंडरावाले का दाहिना हाथ माना जाता था। अमरीक सिंह भिंडरावाले के गुरु करतार सिंह का बेटा था। भिंडरावाले ने उसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का अध्यक्ष बना रखा था।
भिंडरावाले का दूसरा भरोसेमंद साथी था मेजर जनरल शाहबेग सिंह। शाहबेग सिंह ने देश के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थी, यहां तक कि साल 1971 में उसे वीरता के लिए सम्मानित किया गया था। लेकिन रिटायरमेंट के ठीक पहले भ्रष्टाचार के आरोप में उसे फौज से निकाल दिया गया था। शाहबेग सिंह हमेशा इसे अपने साथ ज्यादती मानता था। इसका बदला लेने के लिए ही शाहबेग सिंह भिंडरावाले की शरण में पहुंच गया। भिंडरावाले ने उसे अपने मिलिटेंट दस्ते की कमान सौंप दी। He was not dismissed, but he was asked to resign. और इनको पेंशन नहीं दी गई थी कि वो जो ये इनके साथ जो आके मिला है वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, अपना ग्रज निकालने के लिए वो उसने किया है। वो कोई इनका पहले इनका कोई फॉलोअर नहीं था। मेजर जनरल शाहबेग सिंह वॉर स्ट्रेटेजी का मास्टर था। उसने अकाल तख्त को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया था जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल था। अकाल तख्त के तहखाने में शाहबेग सिंह ने छोटे छोटे बंकर बना दिए थे। आते आते भिंडरावाले पंजाब पुलिस पर भारी पड़ने लगा था। खुद पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर हमला हुआ। पंजाब के शिक्षा मंत्री और एक कांग्रेस विधायक के घरों पर बॉम्ब फेंके गए। इन हमलों के पीछे भी भिंडरावाले का हाथ बताया गया। वो 23 अप्रैल 1983 का दिन था। डीआईजी एएस अटवाल यहाँ मत्था टेकने आए थे। जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकले तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। इल्जाम लगा जरनैल सिंह भिंडरावाले। पुलिस के दिल में भिंडरावाले का इतना खौफ था कि डीआईजी अटवाल का शव इसी जगह पे 2 घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन पुलिस वाले शव को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डीआईजी अटवाल की हत्या के बाद भी भिंडरावाले खुला घूम रहा था। 5 अक्टूबर 1983 को अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस को कपूरथला के नजदीक हाईजैक करके 6 मुसाफिरों को छांटकर गोली मार दी गई। पंजाब में फैल रहे आतंक से दिल्ली भी थर्रा रही थी। पंजाब के हालात बेकाबू हो रहे थे। इंदिरा सरकार ने अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया। पुलिस से बचने के लिए भिंडरावाले को एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी। उसकी नजर में सबसे महफूज ठिकाना था अकाल तख्त, जो हॉस्टल कैंपस के बिल्कुल पास था। भिंडरावाले समझता था कि अकाल तख्त के अंदर पुलिस कभी दाखिल नहीं हो सकती है, इसलिए उसने यहां अपना नया हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया। अकाल तख्त में जसदा तोड़ा साहब की मर्जी से आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये हार्ड फैक्ट है कि भिंडरावाले को दरबार साहब के अंदर घुसने देने में अकालियों की भी अकलमंदी नहीं मैं कहूंगा, ये रोका जाना चाहिए था। भिंडरावाले की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो खुलेआम पीएम इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाने लगा। माना जाता है कि भिंडरावाले देश के टुकड़े करना चाहता था। कहा जाता है कि वो अलग खालिस्तान की लड़ाई लड़ रहा था। वो कभी नहीं मानता था कि मैं खालिस्तान चाहता हूँ। उसने ये कहा था कि मैं अगर कोई सरकार मुझको खालिस्तान देता है मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। खालिस्तान वाले जो थे वो इसके साथ जुड़ गए थे, तो गोल्डन टेम्पल में वो पासपोर्ट वगैरह बनाते थे। राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भिंडरावाले का आतंक नहीं थमा। 12 मई 1984 को पंजाब केसरी के संपादक रमेश चंद्र की हत्या के बाद भी पुलिस की शक की सुई भिंडरावाले की तरफ गई। मई 1984 बीतते बीतते हालात बद से बदतर हो चुके थे। इंदिरा गांधी के लिए पंजाब संकट का मतलब जरनैल सिंह हो गया था। अगर पॉलिटिकली हैंडल किया गया होता, अगर थोड़ी सी राजनीतिक समझ दिखाई होती इंदिरा गांधी ने, तो ब्लू स्टार तक बात पहुंचती ही नहीं। लेकिन अकाल तख्त में बैठे भिंडरावाले को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। पंजाब पुलिस उसके आगे लाचार थी। वहां वर्दी पुलिस वालों को मैंने उनके पांवों को हाथ लगाते हुए देखा है।
अगर सरकार का मशीनरी ही दिल छोड़ चुकी होगी तो फिर सरकार चल कैसे सकती थी? वो पैरेलल गवर्नमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस से बात नहीं बनी तो सरकार ने अमृतसर में सीआरपीएफ तैनात कर दी, लेकिन सीआरपीएफ को खुलकर एक्शन लेने की इजाजत नहीं थी। मार्क टली के मुताबिक सीआरपीएफ को स्वर्ण मंदिर परिसर से करीब 200 मीटर दूर रहने का आदेश दिया गया था। उधर भिंडरावाले को एहसास हो गया था कि सरकार किसी भी वक्त उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इसलिए उसने स्वर्ण मंदिर परिसर को किले में बदलना शुरू कर दिया। आर्म्स कैसे पहुंचे वहां? व्हेन गोल्डन टेम्पल वाज सील्ड, वहां तो ये आर्म का जो इतना बड़ा ट्रक कैसे चले गए? हु सेंट दोज आर्म्स? व्हाई दैट वाज नॉट डिटेक्टेड? व्हाई दैट वाज अलाउड टू गो इन? परिक्रमा में देखे, हम खड़े थे परिक्रमा में, तो वो अपनी फौज के साथ जा रहे थे, तो उनके पास कोई आने देता नहीं था किसी को। तो 15-20 गनमैन उनके पास होते थे, आगे पीछे होते थे, उनके पास कोई नहीं आ सकता था। हर बीतते दिन के साथ इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान से भिंडरवाले को मदद मिल रही है। कहा यह भी जा रहा था कि भिंडरवाले ने अलग खालिस्तान बनाने के लिए 10 जून 1984 की तारीख तय कर दी थी और उसे पाकिस्तान से मान्यता मिलने वाली थी। मेरा कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान के लिंक्स था या नहीं था, लेकिन हमने सुना था कि पाकिस्तान के लिंक्स था कि उन्होंने उनको हथियार देना वगैरह वगैरह। लेकिन फौज बोलता है कि वो उसी दिन एक कारण था कि क्योंकि उसने उसी दिन पर हमला किया कि फौज ने सुना था, इंफॉर्मेशन मिल गया कि पाकिस्तान में सिख लोगों सिख की आज़ादी घोषणा करेगा उसी दिन पर। जैसा बंगाल में अगर आपका याद है, बांग्लादेश के समय में जनरल ज़िया-उल हक ने बांग्लादेश की आज़ादी घोषणा किया था। 6 महीने बाद आम चुनाव होने थे, लेकिन भिंडरावाले इस चुनाव को शांति से नहीं होने देता। पुलिस और सीआरपीएफ के बाद आर्मी ही एक विकल्प नजर आ रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से ठीक 4 महीने पहले इस बारे में ब्रिटेन सरकार से सलाह मांगी थी। ये बात खुद ब्रिटिश सरकार मानती है। ब्रिटेन सेना की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS का एक अधिकारी फरवरी 1984 में भारत आया था। बताया जाता है कि उस अधिकारी ने इंदिरा गांधी सरकार को सलाह दी थी कि आर्मी ऑपरेशन को आखिरी विकल्प के तौर पर ही रखा जाए। कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के प्लान का ब्लूप्रिंट राजीव गांधी की कोर टीम ने तैयार किया था। इसमें राजीव गांधी के जो सलाहकार थे, जो बहुत ही इमेच्योर किस्म के थे, जो सोचते थे कि देश एक कंपनी के वो स्तर पे बना गया है, जो समझते नहीं थे कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो नहीं समझे थे। मुझे तो लगता है कि उनके सलाहकार, राजीव गांधी के सलाहकारों ने ज़्यादा वो एडवाइस दी जो बिल्कुल गलत थी। हाँ, मैंने राजीव गांधी से एक दफ़ा पूछा था, वो कहता है कि अब हाइंडसाइट में तो गलती थी, लेकिन उस वक्त हमें यही सूझता था। अरुण नेहरू के मुताबिक इंदिरा नहीं चाहती थी कि स्वर्ण मंदिर में आर्मी भेजी जाए। मुझे याद है कि अरुण नेहरू, मैं उस वक्त लंदन में हाई कमिश्नर था, तो वो आया था। मैंने उनसे कहा कि ये क्या किया तुम लोगों ने? कहता फुप्पी बहुत खिलाफ थी। फुप्पी मीन्स इंदिरा गांधी। लेकिन अरुण सिंह और राजीव गांधी बहुत हक में थे। भारत के इतिहास की सबसे पावरफुल पीएम कही जाने वाली इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर पर आर्मी ऑपरेशन की संभावना से बेचैन थी। कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक हताश इंदिरा गांधी ने पूजा पाठ भी करवाया था ताकि कोई चमत्कार हो जाए और आर्मी भेजने की नौबत ना आए। उसका जो अपना हंच था वो ठीक था। शी वॉज प्रिवेल्ड अपॉन, तो इसलिए अब कमिट तो उसी ने किया, तो इसलिए बहुत बड़ी भूल थी। इंदिरा को स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के साइड इफेक्ट्स का अंदाजा था। राहुल गांधी उन दिनों दून स्कूल में पढ़ते थे।
सुरक्षा एजेंसियां राजीव गांधी से कह चुकी थी कि वो राहुल गांधी को बोर्डिंग स्कूल से वापस बुला लें। सुरक्षा सलाहकारों ने साफ कहा कि राहुल और प्रियंका पीएम हाउस में ही सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन इन तमाम खतरों के बावजूद इंदिरा को ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत देनी पड़ी। राजीव गांधी और उनकी टीम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना को टॉप सीक्रेट रखा था। यहां तक कि इंदिरा ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। दिलचस्प है कि 30 मई 1984 को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन गई थी। इंदिरा ने पौने 2 घंटे तक ज्ञानी जैल सिंह से बात की, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो जानता था कि ज्ञानी जैल सिंह सिख था, धार्मिक आदमी था। वो जानता था कि अगर वो उसको बोलता है कि हम अभी हरमंदिर साहब को हमला करेंगे, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि इंदिरा सरकार के गृह मंत्री पीसी सेठी को भी आर्मी ऑपरेशन की प्लानिंग की जानकारी नहीं थी। गोल्डन टेम्पल में आर्मी ऑपरेशन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। भिंडरावाले की चुनौती का मुकाबला करने की जिम्मेदारी सेना की 9वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई थी। उनकी डिवीजन मेरठ में तैनात थी। 3 जून तक स्वर्ण मंदिर के आसपास सेना की तैनाती हो चुकी थी। आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन भिंडरावाले समझता था कि पुलिस और सीआरपीएफ की तरह आर्मी भी स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। भिंडरावाले ने अपने टेररिस्ट को यह पूरा यकीन दिला दिया था कि इंडियन आर्मी की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो स्वर्ण मंदिर पे कभी अटैक करेंगे। इंदिरा सरकार नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने से पहले उसकी खबर फैले, इसलिए पंजाब का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से काट दिया गया। पंजाब के अंदर रेल, बस और हवाई जहाज बंद थे। 5 जून की सुबह विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकारों को अमृतसर से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आप जल्दी फटाफट यहाँ से जाओ, और पुलिस वाला आ गया और हमको ले गया बस में, चेक किया कि सब लोग बस में बैठा दिया। ये गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहब का नॉर्थ गेट है। करीब 30 साल पहले इसी रास्ते से हरमंदिर साहब कैंपस में दाखिल हुई थी फौज। फौज की हरकत शुरू हुई। हर गली और हर सड़क पर धड़ाधड़ बुरी तरह से बहुत हैवी और बहुत ही ज़्यादा फायर आना शुरू हो गया। पाँच जून 1984 की रात करीब 10:15 बजे मेजर जनरल बरार ने कमांडो के पहले दस्ते को मंदिर कैंपस के अंदर भेजने का आदेश दिया। ब्लैक डेनिम यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट की 1st बटालियन के कमांडो मंदिर के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि सीढ़ियों के पास भिंडरावाले के चरमपंथी घात लगाकर बैठे हैं। इसके बाद कमांडो के साथ गार्ड्स बटालियन के जांबाज अंदर गए। गार्ड्स के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार खान थे। मैं पूरी पलटन लेके 10 गार्ड अटैक करने पहुंच गया, सिवाय इसके कि मुझे ये बताया गया था कि बहुत ज़्यादा हथियार हैं और हर खिड़की दरवाजे को मोर्चों में तब्दील कर दिया गया है और इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायर झेलने का हिम्मत रखनी चाहिए। भिंडरावाले का सेनापति शाहबेग सिंह की गिनती कभी इंडियन आर्मी के होशियार और काबिल अफसरों में होती थी। उसने वॉर स्ट्रेटजी के तहत अकाल तख्त में किले बंदी की थी। हमें ये नहीं मालूम था कि उनके मोर्चे कैसे साइटिंग की गई है, किस तरह बनाए गए हैं। सीमेंट, कंक्रीट और पत्थरों से सारे खिड़कियों को पाट दिया गया था। सिर्फ फायरिंग करने के लिए लूप होल्स छोड़े गए थे। बेसमेंट था, बेसमेंट की खिड़कियां उन सीढ़ियों पे खुल रही थी और उनको मोर्चों में बदल दिया गया था। मेजर जनरल बराड़ के मुताबिक चरमपंथी न सिर्फ अकाल तख्त बल्कि स्वर्ण मंदिर के अंदर से भी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन आर्मी को सख्त आदेश था कि वो किसी भी सूरत में स्वर्ण मंदिर की दिशा में फायर नहीं करेंगे।
सेना के जांबाजों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन स्वर्ण मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। रात बीतती जा रही थी। मेजर जनरल बरार को यह लगा कि अब टैंक तैनात करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए उन्होंने अपने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी से परमिशन मांगी। लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी मौके की नजाकत को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत हामी नहीं भरी। उन्होंने दिल्ली में हेडक्वार्टर फोन किया। दिल्ली से इजाजत मिलने के बाद 6 जून सुबह 5:21 पर सेना के विजयंत टैंकों ने अकाल तख्त पर गोलीबारी शुरू की। स्वर्ण मंदिर के एक सेवादार हरि सिंह के मुताबिक टैंकों की गोलाबारी ने भिंडरावाले की टीम के हौसले पस्त कर दिए। हरि सिंह की माने तो इसके बाद भिंडरावाले अपने करीब 30 साथियों के साथ अकाल तख्त से बाहर निकला। बताया जाता है वह सेना के साथ हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। जो डेब्री था, जो तमाम उसकी दीवारें और वो सब फायरिंग की वजह से, क्योंकि टैंक का फायर भी उस पर दागा गया था, उसके नीचे दबे हुए थे और वहाँ पड़े हुए थे और वो मरे हुए थे जब हम अकाल तख्त के अंदर से उनको निकाला है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वो भिंडरावाले ही थे। उसके सगे भाई ने उसको पहचाना। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। उसके मुताबिक भारतीय सेना के 4 अफसरों समेत 87 फौजी इस मिशन में शहीद हुए। 12 फौजी अफसर और 237 सैनिक जख्मी हुए। आजाद भारत के इतिहास में देश के अंदर किसी भी आर्मी ऑपरेशन में 24 घंटे के अंदर इतने सैनिक शहीद नहीं हुए। ऑपरेशन के बाद सेना ने चरमपंथियों के ठिकाने से 927 हथियार बरामद किए। 5 जून 1984 की रात यहां शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार तो कुछ घंटों में ही खत्म हो गया था, लेकिन देश को आने वाले वक्त में गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। सबसे बड़ा और सबसे बुरा नतीजा 31 अक्टूबर 1984 में सामने आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के करीब 4.5 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे भड़क उठे, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।